मेरे नाना ने पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान ऑफ किया था गलती से। आपको अफसोस है इस बात पे? बिल्कुल अफसोस है, मेरे नाना ने गलती की थी। तो आप इंडिया में रहना पसंद करते? जी, अगर हम रहते तो आज बेहतर होते। जो मोदी ने बयान दिया, उस बयान के बाद अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके। तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। अगर आज आपको मौका मिले दोबारा से और आपके पास ये चॉइस हो कि आप इंडिया में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में आना चाहेंगे? आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिल्ली देन पेशावर। वो सऊदी नहीं है, उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं। वो क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शख्सियत पर इन्वेस्ट कर दे? नहीं, आप बताएं ना मुझे। आप हंस रहे हो कि यार आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दो। 3 साल रिटायर हो गए, फिर क्या होगा? एक नया जनरल आया कि मुझे शक्ल अच्छी लगती, फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं होती रही यार। फिर हम वो इन्वेस्टमेंट भूल जाएं, सरमायाकारी की जो बातें होती कभी मेरे मुंह से सुना है? जो कुछ आजाद में हुआ है, पाकिस्तान की रियासत की चूल्हें हिल गई हैं। वायलेंट रिलेशन आया, जिस तरह के नारे लगे, हजारों आदमी सड़क पर आ गया, काफिले चल रहे हैं। ये क्या चीज है? कल को वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो। तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। पहले तो तुम हर आइटम को इंडियन कहा करते थे, बाकी तुम हर बम ब्लास्ट को इंडियन कहा करते थे पहले। सर पहले की बात और थी। क्यों, आप क्या हो गया? तो हमने कलभूषण भी पकड़ा था उनका। यार एक कलभूषण पे कितने दिन बेचोगे यार? कलभूषण को कितने दिन बेचना है उसको? अगर कश्मीर में जेन्युइन पोजीशन हुई है, इस पोजीशन का जेलों में या मियांवाली में होना मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं होगी। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि पब्लिक निकले और प्राइवेट स्टेट हाउस में घुस जाए, डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि पावर अवाम के पास है, बंदूक के पास नहीं है। आप क्या 9 मई की बुनियाद पर इमरान खान को फांसी लगाओगे? सर मसला ये है कि वो केस चल भी नहीं रहा ना। वो केस निपटेगा तो फिर मामला हल होंगे ना। पाकिस्तान में कभी कोई चीज कोर्टों में निपटी है? ये फैसला कोर्ट में होगा क्या? हमारे एक पुलिस अफसर हैं कराची के, राव अनवार साहब, पिछले 6 साल में 74 दौरे कर चुके हैं दुबई के। हमारे साबिक फौजी अफसरान और फैमिलीज के नाम भी आए। उनकी तनख्वाह में इतनी सेविंग्स हो जाती हैं कि वो दुबई में प्रॉपर्टी बना सकें। ये जो पैसे कमाते हैं, कुछ उनके अपने होते हैं, कुछ वो किसी के लिए कमाते हैं। पाकिस्तान ने ऐसे कानून बनाए थे कि सोर्स की ट्रेल भी मिस हो सकती है। किसने बनाए थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जब मैंने ये कानून इंग्लैंड के एक लॉयर के सामने रखा, उसने कानून को 2 दफा देखा। मुझे कहा, मिस्टर जैदी, आर यू श्योर कि ये आपका लॉ है? मैंने कहा, जी हमारा लॉ है। कहने लगा, गॉड ब्लेस योर कंट्री। अस्सलाम वालेकुम। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उन्हें रफ्तार के प्लेटफॉर्म पर पहले भी देखते रहते हैं और काफ़ी लाइक करते हैं। एक बार फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की हमारे लिए टाइम निकालें, हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले DG ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने नाम लिए बगैर, गालिबन इशारा PTI की तरफ था, कि कहा कि शरपसन टोला जो है वो माफ़ी मांगे। और उसके बाद ही जो है फिर इमरान खान साहब का बयान आया, उन्होंने भी एक बड़ी शख्सियत से माफ़ी का मुतालबा किया। तो सर ये पहले आप माफ़ी के चक्कर में सर मुल्क तो पीछे जा रहा है कि मतलब कब इन लोगों का आपस में कब पैचअप होगा, कब मुल्क आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं बिल्कुल एक सीधी बात आपको करता हूँ कि जिन लोगों ने हमला किया शोहदा की यादगारों पर या ऐसी चीज़ों पर जो पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट हैं और इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो और PTI 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपने ये क्यों अज्यूम कर लिया कि जब शरपसन टोला कहा गया तो उसका मतलब PTI था? ये तो आपकी अज़म्पशन है ना, मेरी तो नहीं है। ये तो आप कह रहे हो ना सर। इशारा तो उसी तरफ, क्या इशारा तो उसी नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। इमरान खान या PTI का कोई भी आदमी या कोई पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोच सकता कि वो जाकर GHQ पे हमला करे, या तो ये क्या हुआ ये तो तारीख बताएगी। अगर मैं शरपसन टोला और PTI को अलग अलग रखता हूँ और शरपसन टोला PTI नहीं है, और ये ISPR ने बिल्कुल अगर वो ये कहते हैं शरपसन टोला है, बिल्कुल सही है। तो आप अगर पूरी PTI को, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को, उस जुमले के अंदर कवर कर रहे हैं तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। तो सर ये फिर PTI अच्छा, दूसरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बर्फ़ पिघलने में टाइम लगता है, और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला मुहर्रम से पहले कोई ना कोई रास्ता, अच्छी चीज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पैचअप की तरफ मामला जा रहा है? पैचअप की तरफ, पैचअप नहीं, पैचअप देखिए यहीं पे आके ना वो जो अल्फाज का इस्तेमाल है या वो जो चीज़ों का हम करते डील की तरफ, डील कह सकते हैं? डील भी नहीं कह सकते हम। ये कह रहे हैं यार ठीक है,
स्टेलमेट है ना, आज एक स्टेलमेट कहते हैं हम इसको, मतलब आज एक मुंजमद जगह पे खड़ी है सियासत पाकिस्तान की। ये जमात रह नहीं सकता, ठीक है। इस जमूत को टूटना है, जमूत कह लें आप इसको, इस जमूत को टूटना है, और ये जमूत टूटेगा और एमिकेबल तरीके से टूटेगा। और मैं बिल्कुल इस पर कॉन्फिडेंट हूँ। इमरान खान पाकिस्तान के हालात से पूरी तरह वाकिफ़ है। इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि वो जो लोग जिन्होंने जाकर शहदा की यादगारों पे हमला किया वो सही थे। कभी उसको कोई इस बात में कोई मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का ये बयान है। तो शरपसंद टोला और पीटीआई को एक पल्ले में रखना मेरे हिसाब से गलत है। आपने कहा जमूत टूटेगा, तो सर ये 3-4 महीने से एक ग्राउंड बना हुआ है, बीच में एक लहर चलती है कि पैचअप होने वाला है, कोई रिलीफ मिलने वाला है, डील होने वाली है, मगर फिर दोनों तरफ से कोई ना कोई ऐसे बयान आ जाते हैं। तो ये तो सर आप अब कह रहे हैं जमूत टूटेगा, हम तो बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, मगर नजर तो नहीं आता। 190 बिलियन वाले केस पे जमानत हो गई ना जी, जमानत हुई है, बिल्कुल सही है। तुषा खान ने, और उससे पहले भी एक और बाकी केसों में भी थोड़ा रिलीफ मिला है, ठीक है ना जी। अब वो टेरियन वाला केस रह गया, उसमें भी कोई जान नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी चीज़ें, टाइम लगता है। एक गलतफहमी पैदा हुई 18, अब वो गलतफहमी में चीज़ों में टाइम लगता है। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें बिल्कुल साफ साफ। इमरान खान और आसिम मुनीर साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी, उनको ये बात का इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत हो चुका है, और अगर ये खेल जारी रहा तो ये नाकाम रियासत उस शक्ल में तब्दील हो जाएगी जो शक्ल आपने आज़ाद कश्मीर में देखी थी। अगर इनको ये इदराक नहीं है, मैं पाँचों की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए कोई सही नहीं सोच रहे, फिर इनकी सोच सही नहीं है ये। और मैं समझता हूँ कि पाँचों को इदराक है इस बात का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी है। हाँ बिल्कुल 100%। इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा इदराक है, उनको ज़्यादा पता है कि क्या पोजीशन है, उनको ये बात ज़्यादा पता है कि क्या पोजीशन है। ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता। सबसे बड़ा स्टेक तो उनका है ना जी, सबसे बड़ा स्टेक आज के निज़ाम में तो इस्टेब्लिशमेंट का है ना। तो वो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान नहीं, मैं फिर दोबारा आपसे मेरी बात को थोड़ा समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का माशरा और मईशत नाकाम हो चुकी है, ये एक्सेप्ट करो पहले। ये मुल्क नहीं चल रहा है, ठीक है, अब नहीं चल रहा है, और तो उसमें सबसे बड़ा स्टेक किसका होगा? पाकिस्तान आर्मी का। तो पाकिस्तान आर्मी क्या ये चाहेगी कि वो और मजीद खराबी की तरफ जाए? ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से इदराक है, मगर इधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उधर से इमरान खान के आज भी बयान आया, उससे पहले भी आया, तो सर इन लोगों को तो नहीं लग रहा कि इदराक हो रहा है? मतलब वही महाजरा जारी है, उसी तरह के बयान आ रहे हैं, आप मगर सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। एक ज़माना ऐसा भी था, एक टाइम ऐसा भी मैंने ज़िंदगी में देखा कि एक दिन जरदारी साहब जेल में बैठे थे और अगले दिन हलफ उठा रहे थे। वो याद है? याद है तुम्हें? याद है या नहीं याद है? फिर पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ है? पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ है जो आपको इतनी अजीब लग रहा है? क्या चीज़ नहीं हुई है? नवाज शरीफ साहब पहले प्लेटलेट्स के केस के ऊपर बाहर गए थे, आज वो दंदनाते फिरते हैं, कोई को कुछ नहीं पूछता प्लेटलेट कहाँ गए, केस ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, कोई तो कुछ नहीं कह रहा ना। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हो रहे थे, आज वो सदर पाकिस्तान है। तो ये तुम लोगों को कहाँ से ये आ गया कि यार ये ऐसी जगह पे हम पहुँच गए कि अब ये ख़त्म होने वाली चीज़ है? देखिए बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है, जिसने किसी ने बड़ा अच्छी बात की है ना, बहुत से मिरासियों की ये ख्वाहिश है जो आके ये कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। ये मिरासी चाहते हैं कि नहीं हो, जो सही लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो साथ बैठे। मगर सर आपने ये बात की कि मतलब कुछ होने को कुछ भी हो सकता है रातों रात, आपने जरदारी और नवाज शरीफ की बात की, मगर सर उनके मामले में 9 मई नहीं हुआ था ना? अब तो यहाँ तो ये सारा मसला 9 मई पे लटका हुआ है ना। कह दिया ना 9 मई में, आप क्या 9 मई की बुनियाद पर इमरान खान को फांसी लगाओगे? देखिए किसी आदमी ने आग लगाई है तो बिल्कुल सजा दे दें आप उसको। सर केस तो उनके चले बन गया केस, ठीक है। अगर मैं एक और बात कर रहा हूँ, चलो अगर सपोज करें इमरान खान को आपने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी ना, सपोज करें बैन हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बन जाएगी, क्या कर लेंगे आप? कल रजिस्टर कराता हूँ मैं पार्टी, क्या होगा फिर? इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है?
आप क्यों ये अज्यूम कर रहे हैं? आप ये आपकी जो, अगर मैं आपकी बात को लॉजिकली लेके चलूं तो फिर आप ये कह रहे हो मुझे कि 9 मई के केस में इमरान खान को फांसी देना चाहते हो, आर्टिकल 6, ये कह रहे हो? सर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हो ना? नहीं, आप ये कह रहे हो कि जी उनके यहाँ 9 मई नहीं हुआ, यहाँ 9 मई हो गया, ठीक है, और 9 मई में हम इसको फांसी लगाएंगे। सर असल रुकावट तो देखिए, आप कह रहे हैं ना, असल रुकावट तो 9 मई बना हुआ है ना। आई थिंक यू आर रॉन्ग। जो अभी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सारा तस्करा 9 मई था सर। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने मान ली ना। तुम मुझे ये बताओ कि क्या 9 मई केस में, हम दोनों प्राइवेट डिस्कस कर रहे हैं, क्या 9 मई केस में आप ये अज्यूम करो कि इमरान खान को फांसी लगेगी? सर मुझे ये नहीं पता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं पता नहीं, यही तो सारा सवाल है। अगर आपका ये अजम्पशन है कि फांसी लगेगी, ठीक है, आप फिर मेरा कंक्लूजन कुछ और होगा। अगर ये कंक्लूजन है कि पीटीआई कुछ लोगों में इन्वॉल्व है तो फिर अलग कंक्लूजन होगा। ये आपने अज्यूम कर लिया कि जी जरदारी साहब, नवाज शरीफ तो रिकंसिलिएशन हो गई, सही हो गए, इनका केस नहीं हो सकता, इसमें 9 मई है, ये डेडलॉक है, यही कह रहे हो ना? सर जो भी है इसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो मगर जब इस पे किसी का सेकंड वर्ड है, मैंने शुरू किससे किया था अभी? सर मैंने शुरू किससे किया था? एक माहौल तो ये बनाया गया ना कि मास्टरमाइंड इमरान खान है। मैंने मान लिया, तो यही कह रहा हूँ, दो इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो? 2 बात है ना, मास्टरमाइंड इमरान खान था, उसने कहा जाके आग लगा दो, यही है ना केस तुम्हारा। केस नंबर 1, केस नंबर 2 नहीं, 2 ही ऑल्टरनेटिव है ना, 50-50% केस है ना। एक केस ये है कि इमरान खान ने कहा जाके आग लगा दो, ठीक है, GHQ को आग लगा दो। दूसरा केस है कि उसने नहीं कहा, यही है ना केस, ठीक है, मेरे हिसाब से उसने नहीं कहा, ठीक है, आप साबित कर दे, कहा आप साबित कर दे, कहा, फिर आपने जो करना है कर ले। सर मसला ये है कि वो केस चल भी नहीं रहा ना, बाकी केस तो निबट रहे हैं, वो केस तो रुका हुआ है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो केस निपटेगा तो फिर मामला हल होंगे ना, जो सजा, जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी कोई चीज कोर्टों में निपटी है? भाई तुम क्या किस दुनिया में रह रहे हो फैसल? कभी कोई जिंदगी में केस पाकिस्तान में कोर्टों में फैसले होते हैं? ये तो जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये फैसला कोर्ट में होगा क्या? यार मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने लियाकत अली खान के कातलों को अमेरिका में सेटल करा दिया। ये हुआ था नहीं हुआ था? मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था ना, आपको बड़ी परेशानी हुई थी, आपने क्या बात कह दी? ये गलत है या सही है? तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बारे में आप इतने जज्बाती क्यों हैं कि जी कोई कोर्टों में जाएंगे, फिर FIR आएगी, फिर FIR में फैसला होगा, फिर ये होगा। अब 40 साल बाद आपने कह दिया भुट्टो साहब को फांसी गलत हो गई, यही हुआ ना? मुझे 2 बातों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इमरान खान डायरेक्टली 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, और पाकिस्तान में 5 आदमी जो मैंने नाम लिए हैं ये मुहिब वतन हैं, सेंसिबल लोग हैं, और उनको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए, अगर आज उनको रियलाइज़ नहीं है, कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है, बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा है, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है अब खड़े होने की। ठीक है, अच्छा सर चलें, आपने जो एक सिनेरियो बताया उसके मुताबिक 5 को रियलाइज़ हुआ, इमरान खान भी मामला निबट गए, उनके ऊपर सब एक पेज पे आ गए, तो फिर मतलब होगा क्या? दोबारा से इलेक्शन होगा? दोबारा से इलेक्शन होगा? दोबारा से इलेक्शन होगा, और कुछ हो सकता है कुछ सीटों पर हो जाए, कुछ जगह पर हो जाए, इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शन होने के बाद एक गवर्नमेंट बन जाएगी। देखिए फैसल, सवाल अब ये नहीं है, अब सवाल कुछ और है। क्या इमरान खान पावर में आने के बाद फिर वो कहेंगे कि हम और इदारे एक पेज पर हैं? सवाल ये है, मेरा इमरान खान से सवाल ये होगा कि उनकी गवर्नमेंट इदारों के एक पेज पे होने पे डिपेंड करेगी या अवाम पे डिपेंड करेगी? सवाल मेरा इमरान खान से ये होगा फिर कि मैं आपके साथ जान देने को तैयार हूँ, फिर आप ये नहीं कहिएगा कि मुझे कि इदारों के हम एक पेज पर हैं और हम साथ खड़े हैं। सर उनको, मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे पता है, उनको तो शख्सियात से मसला है, इदारों तो शख्सियात से मसला है, तो हम उनके साथ नहीं हैं। अच्छा, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कस्टोडियन पाकिस्तान आर्मी है, तो फिर इमरान खान में और ज़िया उल हक में कोई फ़र्क नहीं है। आज इमरान खान को ये फैसला करना है ना कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कस्टोडियन कौन है, आप बताएं। पार्लियामान को होना चाहिए। नहीं तो है पार्लियामान? मेरा ख्याल है कभी भी नहीं रही। तो फिर अगर नहीं रही, तो अब अगर आप इस टर्निंग पॉइंट पे आज आ गए हैं कि आप फिर इमरान खान ये बताएं कि वो फिर आके ये नहीं कि ये नहीं तकरीर करें कि मैं और इदारे एक पेज पर हैं, फिर ये कहें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये हमारा इदारा है, हम इनके साथ काम करेंगे, इस पर कोई नहीं। मगर ये नहीं हो कि मैं फिर वापस वहीं 0 पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, आके घूम के वहीं खड़ा हो जाऊं। इसका मतलब पाकिस्तान आर्मी की डिफेमेशन नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि अगर आज पाकिस्तान की सुपरमेसी और डेमोक्रेसी को साबित करना है तो साबित करें, हम इमरान खान के साथ हैं,
मगर ये तरीका नहीं है कि सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए आप शख्सियात के खिलाफ बात करें। मैं इससे एग्री नहीं करता कि आज ये XYZ बैठा है, कल इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा, या ट्रम्प आ जाएगा। ये इस पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। दिस इज द रीज़न आई डोंट वांट टू मीट इमरान खान। आप पूछें आप क्यों नहीं जाके मिलते? मैं इसलिए नहीं मिलता कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका जंग किसके साथ है, शख्सियात के साथ है या सिस्टम के साथ है? ये जो शख्सियात की बात होती है, मुझे बड़ी नफरत होती है इस बात को सुन के, जब शख्सियात की बातें करते हैं। आप ये बताएं कि आप सिस्टम के साथ हैं, ये शख्सियात के साथ खिलाफ है। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे यार आज जो बंदा बैठा है वो अच्छा है तो मैं ये सही है, कल वो चला गया वो खराब हो गया, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की हर पॉलिसी 3-3 साल बाद डिजाइन होगी कि कौन सा आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये कह रहे हो आप मुझे? यही तो मुसीबत है जो आप लोग समझते नहीं है। ये जो आज बैठे हुए हैं, मैंने आपको कहा था ना, इनके पास एक ही पावर है बेचारे के पास, कि अगले वाले की एक्सटेंशन देनी है, नए वाले को अपॉइंट करना है। और क्या पावर है बेचारे के पास? जो बैठा हुआ है उसके सिर्फ ये पावर है कि उसके बाद ये साइन कर देगा कि अगले साल कि हाँ जब भाई इनको एक्सटेंशन दे दे या दूसरे वाले को अपॉइंट कर दे। उसके अलावा कोई पावर है उनके पास? तो ये बुनियादी सवाल क्यों पाकिस्तान में एड्रेस नहीं हो रहा? कोई मीडिया कोई प्रॉब्लम ये क्यों नहीं एड्रेस कर रहा कि पाकिस्तान में हमें आज 2024 में ये करना है? अच्छा आप मुझे बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि इसके किए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? नहीं, अगर कर सकता होता तो 75 साल हो गए। फिर क्या परेशानी है ये कहने में? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी इदारे को खत्म कर रहा हूँ। चलें सर, आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़ते हैं। सर, दुबई में पाकिस्तानियों की तकरीबन 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। 12 नहीं 20 है, वो गलत कह रहे हैं। अच्छा आगे चलें, आप 20 कह रहे हैं तो 20। तो सर प्रॉपर्टी वैसे अगर कानूनी तौर पर बनाई जाए कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको लगता है कि ये जिन लोगों के नाम आए हैं, सियासतदान भी हैं इसमें, साबिक फौजी अफसरान भी हैं, तो क्या इनसे अगर मनी ट्रेल पूछी जाए तो ये ट्रेल दे देंगे अपने? देखिए मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। टोटल जो अमाउंट इन्होंने डिक्लोज की है वो 11 है। ठीक है। ये वो प्रॉपर्टी है जो उनके अपने ज़ाती नाम पर है। अगर किसी कंपनी के नाम पर है तो उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तानियों की इफेक्टिव प्रॉपर्टी लें तो मेरे हिसाब से वो 20 बिलियन के करीब है। अच्छा, ठीक है, सही। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में 1983 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी कोई बंदा रख सकता है। अच्छा। और पैसे की ट्रांसफर भी 1992 के बाद अलाउड थी, मगर पैसे की सोर्स बताना ज़रूरी है। मगर उसमें भी पाकिस्तान ने ऐसे कानून बनाए थे कि सोर्स की ट्रेल भी मिस हो सकती है। ये कानून कब बने सर? ये 1992 में। किसने बनाए थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, सही। और उसका जो बुनियादी केस था वो था हुदैबिया इंजीनियरिंग मिल्स का केस। यानी कि अब जिनके नाम आए हैं उनसे ट्रेल भी नहीं पूछी। मैं आसान समझा देता हूँ। आपने यहाँ हीरोइन बेची, हीरोइन बेचकर 2 करोड़ रुपए कमाए। आप मनी चेंजर के पास गए कि ये मैंने हलाल से कमाए। उसमें बताने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं बताने की जरूरत आप कौन है। ठीक है, आपका चपरासी गया, उससे डॉलर खरीद लिए। मनी चेंजर ये भी नहीं पूछेगा आपसे कि भाई आप कौन है, चपरासी हैं, क्या है। वो आपको डॉलर दे देगा। वो डॉलर आपने जमा करा दिए अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में। ठीक है। वहां से आपने इंस्ट्रक्शन दी कि इसको दुबई ट्रांसफर कर दो। ठीक है। दुबई ट्रांसफर करने के बाद आपने उसको अगले दिन ट्रांजैक्शन दी कि इसको पाकिस्तान भेज दो। अच्छा, पाकिस्तान भेज दी। जब पाकिस्तान से आई तो वो हलाल हो गई। समझ आई? ठीक है, समझ। तो कोई 1992 से 2018 तक अगर कोई मनी ट्रेल की बात कर रहा है तो वो डफर है। उसको पाकिस्तान का कानून नहीं पता, वो डफर है, उसको पता ही नहीं है कुछ। तो मनी ट्रेल की बात नहीं करें 1992 से लेकर 2018 तक। ये पाकिस्तान के 36 साल हैं जो पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद है। तो सर फिर हम इन्हें, आप कह रहे हैं कि सब कुछ कानून के मुताबिक है, तो सर फिर हम इन्हें ईमानदार डिक्लेयर कर सकते हैं? मतलब सादिक और अमीन है। ईमानदार की डेफिनेशन क्या है? मतलब जो आदमी अपने बेटे के अखामे पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो ईमानदार है? बताएं, आप बताएं। आज तो है ना, आज तो है ना, है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या ये अखलाकी तौर पे सही है कि मतलब आप पाकिस्तान के लिए इतने फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, पाकिस्तान जो है वो डॉलर का मोहताज है और अरबों की प्रॉपर्टी बाहर बनी हुई है, अखलाकी तौर पर सही है? किसका इखलाक यार? कौन सा इखलाक?
मेरी एक बात याद रखना, मुसलमानों में इखलाक नहीं होता, मुसलमानों में गुनाह सवाब होता है। आपको इस, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको काटिएगा नहीं, मुसलमानों में इखलाक नहीं होता, मुसलमानों में गुनाह या सवाब होता है। ये काम करना गुनाह नहीं है, इसलिए मुसलमानों के लिए जायज़ है। इखलाक महज़िब माशरों में होता है, मुसलमान के अंदर इखलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि हमारे आकाए नामदार का नाम था, वो इखलाक के आला मर्तबे में कायद थे। मगर हमारे मौलवियों ने बताया कि इस्लाम में सिर्फ दो चीज़ होती है, गुनाह या सवाब। तो मनी चेंजर से हराम के पैसे को वाइट कराना गुनाह नहीं है, इखलाकी तौर पर गलत हो सकता है। समझ आई? तो जब तक ये मौलवी जिंदा हैं और ये इखलाक की डेफिनेशन रहेगी, से बेवकूफ़ी इस तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे, इखलाक की बात करते रहेंगे। इखलाक होता है तहजीब याफ्ता माशरों में, कभी मजहबी माशरे में इखलाक नहीं हो सकता, क्योंकि मजहबी माशरा अपने अमल को डिवाइड कर देता है गुनाह और सवाब में, कि ये गुनाह है और ये सवाब है, और फिर वो गुनाह को लिमिट करना शुरू करता है। तो गुनाह और सवाब और इखलाक ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स नहीं करो। मुसलमान माशरों में, मुसलमान माशरे में कभी इखलाक नहीं हो सकता। ये बात मेरी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक में रिलीज़ करो। चले सर, ये सियासतदानों के नाम तो आए ही, सियासतदान वैसे कौन सा कोई नेक नाम है, मगर फौजी अफसरान और उनकी फैमिलीज़ के नाम भी आए, साबिक फौजी अफसरान। तो सर इनके नाम देखकर आपको हैरत हुई थोड़ी सी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है ना, जिसमें हम बंदे को प्रमोट करते हैं 17 ग्रेड से 18 ग्रेड, तो हम फैसल और शब्बर जैदी वैसे बंदे को प्रमोट नहीं करते। हम उसमें देखते हैं कि वो ख़ानदानी नवाबजादा हो और ख़ानदानी तौर पे इतना रईस हो कि उसको आप हाथ में डाल सके। तो जितने भी 18-20 ग्रेड के या उनके बराबर वाले फोर्सेस के लोग होते हैं, वो सब ख़ानदानी लोग हैं, उनके पास पिछली जायदादें हैं, उनकी अम्माओं के पास बहुत सारा जेवर है, तो वो सब है। आप और मैं जैसे लोग जो है ना, वो नहीं होते कभी इसमें। तो ये बात आप तंज में कह रहे हैं, वाकई ऐसा है? नहीं, मैं तो मेरी जो मर्जी समझ लो। तो जब आदमी की प्रमोशन होती है ना, तो एक सर्टेन ग्रेड के बाद वो सिर्फ होती बड़े बड़े आदमी की, छोटे आदमी की तो होती नहीं है। वो तो आप कमीन होते हैं ना यार। तो ये सारे जो हैं ये बड़े खानदानों के लोग हैं, इनकी पीछे से जायदादें हैं, नवाब हैं, ये इनको तुम क्यों बात करो इनके साथ? तुम क्या बात करो, क्यों बात करो इसकी? ओ भाई, ये सारा मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें अभी सिस्टम बताया ना तुम्हें, ये जो मनी चेंजर वाला, ये करप्शन का पैसा है सारा, ऑल करप्शन मनी। ये क्या आपको ये बात नहीं पता कि पाकिस्तान में करप्शन है? कौन सा थाना नहीं बिकता? कौन सा थाना नहीं बिकता? कौन सी पुलिस पोस्ट नहीं बिकती? पुलिस पोस्ट से मतलब ये कह रहा हूं, जो चौक खड़ा होता है कांस्टेबल, वो ही बिकता है ना। तो फिर ये पैसे आखिर जो बिकते हैं वो कहां जाते हैं? वो मनी चेंजर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ तो सिग्नल भी बिकते हैं फकीरों के, सिग्नल बिकते हैं फकीरों के साथ, ठीक है ना। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये इन्होंने ये चीजें ले ली? भाई, ये सारा सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ना। ये सारा सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सारा मनी चेंजर, अब वो मनी चेंजर वाले क्यों नहीं टीवी पे आजकल आ रहे? देखे ना, मनी चेंजर वाला को टीवी पे नजर नहीं आता आजकल, देखे आपने? वो क्यों नहीं आ रहे आजकल? क्योंकि वो जो हमारे बड़े साहब है वो नाराज है उनसे आजकल, मतलब वो उनको सीधा कर दिया उन्होंने, बिल्कुल वो डॉलर को बहुत खेल रहे थे। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, आप किस दुनिया में रह रहे हो? मैंने आपको किस बात शुरू में कहा कि पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान की मईशत नाकाम और तबाह हो चुकी है, इसमें मुझे कोई सेकंड व्यू नहीं है। तो फिर आप ये कह रहे हो कि पैसे कैसे बाहर चले गए, कहाँ से आ गए, कहाँ चले गए, किसके पास चले गए? आप मुझे एक बात बताओ, कराची में कितनी प्रॉपर्टी है जो वैक्यू प्रॉपर्टी की है या ऐसे लोगों की है, ट्रस्टियों की है, जो लोकेट नहीं होते? उन पे कब्जा कौन करता है? उनको बेचता कौन है? उनके प्लाजा कहाँ बनते हैं? ठीक है ना, उनके प्लाजा कहाँ बनते हैं? क्लिफ्टन में आपको याद है, भुट्टो साहब ने जाम सादिक अली को एक दिन कहा था कि ख्याल रखना कि बाजार कायदर को नहीं बेच देना। याद है आपको? याद है आपको? तो यार, तुम किस दुनिया में रह रहे हो यार? तुम्हें क्या मतलब, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम यार? सर, अभी थाने और पुलिस अफसरान की बात हो रही थी। हमारे एक पुलिस अफसर हैं राव अनवार साहब, 6 साल में माशाल्लाह से, वो डॉन अखबार की खबर है, 6 साल में वो दुबई के माशाल्लाह 74 दौरे कर चुके हैं। इसी तरह हमारे जो है वो उनकी भी प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह हमारे फ़ौजी अफसरान का भी नाम आया है साबिक।
तो सर वैसे आपसे आप इस सिस्टम को करीब से देखते हैं, क्या हलाल की कमाई में इतनी सेविंग्स मतलब हो जाती हैं सरकारी नौकरी में कि मतलब आप दुबई में प्रॉपर्टी बना सकें, इतनी सेविंग्स हैं? मेरे नाना थे ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ठीक है। पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान ऑफ किया था गलती से, ठीक है, गलत कर लिया था, ठीक है। तो मेरे नाना ने मुझे, आपको अफसोस है इस बात का? बिल्कुल अफसोस है, मुझे अफसोस है इस बात पे। मेरे नाना ने गलती की थी, मैं अभी बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मेरे नाना ने गलती की थी, मेरी उनसे बड़ी बहस होती थी इस बात के ऊपर। खैर उन्होंने ऑफ तो कर आप इंडिया में रहना पसंद करते थे? जी, अगर हम रहते तो आज बेहतर होते हैं। अच्छा। वो बात आपसे बाद में बात करेंगे। तो मेरे नाना 1947 में पाकिस्तान ऑफ कर लिया था दिल्ली में बैठकर, पता नहीं क्या उनको मत आई थी, कायदे आज़म के साथ दोस्ती थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन कर इंटरमीडिएट करा था, कि कभी सरकारी नौकरी नहीं करना। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे सरकारी नौकरी का मतलब है आप अपने बच्चों को हराम खिलाना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, चलो अलग बात। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखो, जब मैं सरकारी अफसर था ना, तो मुझे एक प्लॉट मिला था पीस ट्रस्ट में, ठीक है। उससे मैंने घर बना लिया। मेरा इलाज होता था जिला अस्पताल में, मुझे कभी प्रॉब्लम इलाज की नहीं हुई। उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ते थे लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल में, तो मेरी 3 बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो गई थी, तो मुझे रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपने सरकारी मुलाजमीन को जिस लेवल पे ले आए हैं, तो उसके तो घर का किचन ही पूरा नहीं होता। अच्छा, मैंने एक दिन ये बात टीवी पे कह दी। मुझे शाम को 8:30-9 बजे करीब टेलीफोन आया एक साहब का, जो आप भी जानते हैं, मैं बता देता हूँ नाम, शुएब सडल साहब का। उन्होंने मुझे कहा शप्पर साहब आपने ये क्या बात कर दी? मैंने कहा सर, कहने लगे बिल्कुल आपने ये बात की है, बात करनी नहीं चाहिए थी आपको। मैंने क्या मतलब? कहने लगे कि ये जो इंडियन पुलिस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको गोरों ने तनख्वाहें कम इसलिए रखी थी कि वो गोरों के लॉयल रहें रिश्वत लेकर। उसने कहा पंजाब पुलिस की तनख्वाह इसलिए कम रखी गई थी कि पंजाब पुलिस का अफसर रिश्वत लेगा और अंग्रेज अफसर के कंट्रोल में रहेगा। अब फर्क सिर्फ इतना है कि जो कंट्रोल रख रहा है वो भी पैसे पकड़ रहा है और नीचे वाला भी पैसे पकड़ रहा है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये जो बात मैंने की है ना, ये कोई आपसे नहीं करेगा। आपने तनख्वाहें क्यों कम रखी हैं? इसलिए कम रखी है कि सरकारी अफसर बेईमानी करेगा, और जब बेईमानी करेगा तो फिर आपके कंट्रोल में होगा, फिर उससे आप पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 गलत भरवाओगे, फिर उससे फॉर्म 47 गलत भरवाओगे, क्योंकि उस बंदे को पता है कि अगर मैंने 47 में पंगेबाजी की या 45 में पंगेबाजी की तो मैं निकाला जाऊंगा। वो एक डिप्टी कमिश्नर चलिया होके आ गया था ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी कहानी, ये है कहानी, तुम लोगों को कहानी समझ नहीं आती। ये इसलिए तनख्वाहें कम रखी गई हैं कि आपको करप्शन करवानी ही करवानी है। आपने कहा कि सरकारी नौकरी करोगे तो बच्चों को हराम खिलाओगे, तो हराम खिलाना, नहीं खिलाना तो नहीं करोगे। तो जब खिलाओगे, हराम खिलाओगे, तो अफसर के पास फाइल आएगी आपकी, अफसर आपको कंट्रोल करेगा। तो आपने ये पूरा मैकेनिज्म, इसलिए ये पूरा एक सिस्टम है जो गोरे ने क्रिएट किया था कंट्रोल करने के लिए, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। हमारे एक पुलिस अफसर हैं कराची के, राव अनवार साहब, डॉन अखबार की खबर है कि वो पिछले 6 साल में 74 दौरे कर चुके हैं दुबई के। उनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर दुबई में, और इसी तरह हमारे साबिक फ़ौजी अफसरान और फैमिलीज़ के नाम भी आए। तो सर, एक सरकारी मुलाजिम हो या वो फ़ौज का हो, तो मतलब उनकी तनख्वाह में इतनी सेविंग्स हो जाती हैं कि वो दुबई में प्रॉपर्टी बना सकें? अच्छा, 2 चीज़ें, पहले चीज़ लाइटर नोट पे कर लेना, फिर बाकी सीरियस नोट पे। ये देखना कि जब वो दुबई गए थे तो हमारे कोई बड़े सियासतदान भी साथ गए थे उसी आसपास एक दिन पहले। जी जी जी, चेक कर लेना, ये सही है, ठीक है ना? तो फिर आपको तुम्हें समझ आ जाएगी ज़्यादा अच्छी तरह कि एक बहुत बड़े सियासतदान भी साथ 1-2 दिन पहले गए होंगे, फिर वो साथ गए होंगे। अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि फ़ौजी अफसरान या सरकारी अफसरान पाकिस्तानी माशरे से अलग हैं? ये पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा हैं। और ये भी आप याद रखें कि पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट जो होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स गवर्नमेंट सर्कल में, इसमें बहुत बड़ी तादाद आर्मी की भी प्रोक्योरमेंट होती है। अच्छा, ठीक है। अब उनका अपना ऑडिट मैकेनिज़्म है, अपनी चीज़ें हैं, मगर मैं बीइंग ऑडिटर सारी ज़िंदगी मैंने ऑडिट का काम किया है। अगर मुझे कोई ये कहे कि वो 110% अपराइट हैं तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। सिस्टम का हिस्सा वो भी हैं, ये बात नहीं है कि सिर्फ ऐसा नहीं है। तो ये बात
वो उसी सिस्टम से निकल रहे हैं, उसी माशरे में वो रह रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनके यहाँ शायद अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हमसे ज़्यादा बेहतर है, मगर उसी बात। दूसरी बात यहाँ तक ये है, वो ये है कि ये जो पैसे कमाते हैं ये कुछ उनके अपने होते हैं, कुछ वो किसी के लिए कमाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो किसी का बेनामी है, किसी का फ्रंट मैन है, और इनके फ्रंट मैन अलग होते हैं। तो ये सारी तो पाकिस्तान की खुली हुई हकीकत है, इसमें किसी को सेकंड डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा व्यू बड़ा क्लियर है, अगर उनका नाम आया है बुलाएं। अभी टेक्निक आप इसको अखबारों में लेके नहीं जाएं, आप उसको टैक्स अफसर को बुलाएं और टैक्स अफसर को कहें कि घर तक पहुंचा के आओ। अब होगा ये कि अखबारों में आ जाएगा, टैक्स अफसर वाला 5 लाख रुपए लेके साइड पे हो जाएगा। ये होगा ना, बेसिकली होगा क्या। तो सर आपने तो अभी पहले कहा कि ट्रेल तो पूछी नहीं जा सकती 1992 में। तो मैं कह रहा हूँ आपको, यही तो मैं कैसे बुलाएंगे, यही तो मैंने आपको सवाल यही तो किया था ना कि उनके तो चचाजाद भाई दुबई में रहते होंगे, वो उनको रेमिटेंस भेज रहे होंगे सारी जिंदगी। तो परेशानी क्या है फिर पाकिस्तानियों को? जब आपने ये क़वानीन बना दिए और हमारी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब ने, जस्टिस शेख रियाज साहब ने हुदैबिया में ये फैसला कर दिया कि सवाल नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। फिर क्या रह गया यार? अगर आज तुम्हारे नाम पर अब तो खैर मैंने लॉ चेंज करवा दिया था, अगर तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए तुम्हारे चचाजाद भाई दुबई से भेज दे तो तुम्हें ना ये साबित करने की जरूरत है तुम्हारा चचाजाद भाई है, ना ये साबित करने की जरूरत है उसके बाद कहाँ से आए, तुम्हारे ये वाइट हो गए, खत्म। ये लॉ है ना यार, ये कानून है, जमीन का कानून है। जब मैंने ये कानून एक दफ़ा इंग्लैंड के एक लॉयर के सामने रखा, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा लॉयर था इन चीज़ों का, उसने वो कानून को 2 दफ़ा देखा। उसने मुझे कहा, मिस्टर जैदी आर यू श्योर कि ये आपका लॉ है? मैंने कहा हाँ जी हमारा लॉ है। कहने लगा, योर कंट्री इज नाउ गॉड ब्लेस योर कंट्री। ही वॉज द बिगेस्ट लॉयर ऑफ इंग्लैंड, ग्रेज इन एंड ही सेड टू मी, उसका नाम था लेस्टर पेपर। उसने कागज़ मेरे सामने रखा, जब मैंने सामने कागज़ रखा उसने मुझे कहा, मिस्टर जैदी इज इट योर लॉ, आर यू श्योर? मैंने कहा यस दिस इज माई लॉ। ही सेड कि देन गॉड ब्लेस योर कंट्री। ये किसने बनाया था? उनको क्यों नहीं बुलाते तुम यार, मुझे क्यों बुलाते हो तुम? 1992 के खालिक जो हैं, प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट के खालिकीन को क्यों नहीं बुलाते? उनसे पूछो ना कि ये क्या कानून था, क्या ये था या नहीं था। ये शब्बर जैदी ये खड़े होकर बकवास करता रहता है कि ये कानून था, उसको काउंटर करे ना कोई आदमी आके कि ये कानून था या नहीं था। क्या ये कानून था या नहीं था कि फैसल का चचाजाद भाई या कोई भाई वो 50 करोड़ रुपए भेज दे बाहर से, उसको कोई सवाल जवाब नहीं होगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये है, ये कानून था या नहीं था? तो फिर तुम किस करप्शन की, अकाउंटेबिलिटी की, दुबई लीक की और इसकी और उसकी बातें कर रहे हो? चलें सर। अच्छा, अब एक और बता दूं आपको बात। आप 1992 का इंडिया देख लें और 1912 का पाकिस्तान देख लें, बिल्कुल एक सी इंडिकेटर थे सब। हर इंडिकेटर पे हम उनसे बराबर थे या बेहतर थे, ठीक है। 1992 में हम तकरीबन साथ थे, मनमोहन सिंह वगैरह वहां थे और उनके हालात भी हमारे जैसे पैदल थे। 2024 में वो आज कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, उसकी वजह ये कानून है, सिर्फ और सिर्फ ये कानून है। और इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जाता है क्रेडिट। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इसको पनामा के बाद खत्म कराया। फौजी जनरल कौन था सर उस वक्त? क्या उस वक्त? मुशर्रफ। देखिए ना, जब 92 में बना, 99 में मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ को खत्म कर देना चाहिए था, 9 साल चला ना। मुशर्रफ ने खत्म क्यों नहीं किया? वो भी यही थे, बैंकर थे ना, क्यों नहीं खत्म किया? वो तो पनामा के बाद हमने लड़ लड़ के सुप्रीम कोर्ट से करा के खत्म कराया। क्या ये कानून नहीं है पाकिस्तान का कि बाहर से रेमिटेंस को सवाल नहीं होगा? क्या ये कानून नहीं है कि 1.5 खत्म पे दुबई है, वहां से पैसे आते हैं? तो परेशानी किस बात की है? अब हम जज्बाती किस बात पर हो गए हैं कि ये कोई तूफान आ गया, ये हो गया, वो हो गया? क्या परेशानी है? सर पिछले 1.5 साल में हमारे आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म साहब 2 दौरे कर चुके हैं सऊदी अरब के। मोहम्मद बिन सलमान ने भी 2 बार आने की तारीख दी मगर वो आए नहीं। अभी भी रिसेंटली उन्होंने दी थी और टाइम पर कैंसिल हो गया। तो सर हम सऊदी अरब को मतलब अपना हर मुश्किल वक्त में उन्हें याद करते हैं मगर वो अब हमसे पीछे हटते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है सर? अब वो दोस्त नहीं रहे हमारे। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि देखें, पहली बात तो ये है कि डिप्लोमेटिक चीज़ों में दोस्ती दुश्मनी कोई चीज़ नहीं होती।
ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब उनको ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। मेरी ज़ाती व्यू ये है कि जब उनके लोग जो टेक्निकल लोग आते हैं, देखिए ना, एक तो बादशाह ने कहा यार ठीक है हमारे दोस्त हैं, इनके इन्वेस्ट कर दो जाकर, ठीक है, तो वो जो इनके टेक्निकल लोग आते हैं तो वो इन्वेस्ट वहाँ करेंगे ना जहाँ उनको कोई रिटर्न नज़र आ रहा होगा। देखिए ना, वो तो एक टेक्निकल आदमी है ना। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से इस वक्त बड़ी कम अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कि जहाँ पर अच्छा रिटर्न आ रहा है, वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। हम अगर ये समझते हैं कि सऊदी आएंगे और वो हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे जो उनके लिए लॉस होगा या उनके लिए वायबल नहीं होगा, वो कभी नहीं करेंगे। अब वो सऊदी नहीं है, उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं। उनके जो लोग आते हैं वो PhD और येल और हार्वर्ड के पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो कहते हैं यार भाई ये बताओ, मेरे ज़ाती हिसाब से वो अभी आप देखें सऊदी वफ्द आया था, वो आके घूम फिर के चले गए। आपके ख्याल में उन्होंने क्या कहा होगा जाके वहाँ पे कोई सेक्टर नहीं है क्या करें वो के लिए, क्या करें वो आके क्या करें, क्या चीज़ खरीदे, क्या कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ पैसा लगाएं। तो वो हमें पूरा बनाना पड़ेगा। सर सुना है हमने उनको पावर सेक्टर ऑफर किया। पावर सेक्टर तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। वो तो बॉन्ड है ना। या तो आप उन्हें कहें मार्केट बेस पे चला जाओ, मार्केट बेस पे वो लेंगे नहीं। वो तो कहेंगे ठीक है हमें 12% गारंटी कर दें, तो वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगा नहीं। वर्ल्ड बैंक अब एग्री नहीं करता इसके ऊपर, IMF एग्री नहीं करता इसके ऊपर। तो पावर सेक्टर कैसे लेंगे? वो बैरिक गोल्ड ले लेंगे आपसे, OGGC ले लेंगे, PPL ले लेंगे, मगर और तो कुछ नहीं ले सकते ना। वो क्या लेंगे? तो पहले आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा ना, पूरा एक आपको इस रोड में बनाना पड़ेगा ना। और फिर तीसरी बात ये है कि वो क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शख्सियत पर इन्वेस्ट कर दे? नहीं, आप बताएं ना मुझे। आप हंस रहे हो, मैं बुराई में नहीं कह रहा कि यार आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दो, 3 साल रिटायर हो गए, फिर क्या होगा? एक नया जनरल आया कि मुझे शक्ल अच्छी लगती, फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं होती रही यार। एक बंदा आगे कि मुझे अच्छी शक्ल नहीं लगती, फिर क्या होगा? तो आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ या इमरान खान या नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती ना। इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान की बैलेंस शीट पर होगी ना। जो इन्वेस्टमेंट करने आएगा वो तो पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखेगा ना। तो पाकिस्तान की बैलेंस शीट तो आउट है। मैं ये बुराई में नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की बैलेंस शीट आउट है। अब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सऊदी पैसे आ रहे हैं, सऊदी पैसे आ रहे हैं, सऊदी पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आने चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आना चाहिए, बट सवाल ये है कि उनको भी तो आप धोखा नहीं दे सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि यार आप ठीक है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो या रिटर्न 0 है। तो सर हालात तो अच्छे होते हुए नजर भी नहीं आ रहे, फिर हम वो इन्वेस्टमेंट भूल जाएं, सरमायाकारी की जो बातें हो रही हैं। मेरे मुंह से सुना है? तुम्हें याद है जिस दिन जब एक बड़े स्टॉक ब्रोकर ने आया कहा था कि $100 बिलियन आ रहा है, मैंने उस टीवी प्रोग्राम में कहा था कि $1 बिलियन भी नहीं आएगा 6 महीने में, याद है? अच्छा सर, अभी आपने भी कहा कि सरमायाकारी नहीं आ रही, लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है, हमारे दोस्त ममालिक भी। तो सर ये स्टॉक मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रही है? ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, हिस्टोरिक हाई पर है। ये इसके चलने की क्या वजह सर? 2-3 बात है। एक तो इंटरेस्ट रेट के बारे में न्यूज़ थी कि वो कम हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि कंपैरेटिवली इस वक्त स्टेबल है डॉलर, ठीक है, क्योंकि लोगों ने डॉलर को बड़ा हाई रखा हुआ था, ठीक है। तीसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट यूफोरिया पे चलता है। उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट के लिए पाकिस्तान के बाहर से पैसा आ जाएगा। जैसे आपने 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि चाइना से डेफरमेंट ऑफ लोन की बात हो रही है। तो ये सब इन सरमाइसिस पे खेल रहे हैं। और आखिरी बात ये है कि रुपी टर्म डॉलर की बात नहीं, रुपी टर्म में पाकिस्तानी कंपनीज ने अच्छा अर्न किया है लास्ट ईयर। सही, कोई ऐसी डिजास्टर वाली बात नहीं है। रुपी टर्म की, रुपी की बात कर रहा हूँ, डॉलर की बात नहीं कर रहा। तो यानी आपको ये लग रहा है कि आर्टिफिशियल बूम नहीं है, ये बाकी लॉजिकल है स्टॉक मार्केट का? 70-80% लॉजिकल है। ठीक है, और ये मजीद भी मतलब असल में देखिए बात ये कि स्टॉक मार्केट में जो आपने इंडेक्स निकालने का मैकेनिज्म बनाया ना, ये सही नहीं है। ये रियल स्टॉक मार्केट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। आपने इस तरह उसको डिजाइन कर लिया है कि चंद शेयर्स को पूरी मार्केट को मूव कर लेती है। इस तरह शेयर्स, इंडेक्स कैसे निकलता है किसी ने डिस्कस नहीं किया कभी। वो इंडेक्स की मैकेनिज्म सही होने वाली है बेसिकली। तो वो क्योंकि वो क्या करता है कि उसमें जब उन ट्रेडिंग में शेयर्स में इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली शेयर आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी शेयर्स
नहीं बढ़ रहे होते उतने। अभी भी सर यही हो रहा है, हो मार्केट रहा में है, काफी जी। शेयर अपनी जगह पे रुके हुए हैं और इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, इंडेक्स की कैलकुलेशन ठीक नहीं है। मैं तो जब स्टॉक का डायरेक्टर था, मैंने बड़ी दफा कहा कि इसको सही करो, ठीक है, नहीं करते, मैटर। तो सर एफडीआई आ रही है क्या, मतलब स्टॉक में कोई पैसा आ रहा है बाहर से? कितना आया, फॉरेन कितना आया? 800-900 मिलियन आया होगा। अच्छा, तो बड़ा अमाउंट तो नहीं आया। सही। तो यानी कि अभी मजीद हाँ, बेहतरी गया नहीं है कम से कम, ये अच्छी बात है, गया नहीं है। सही। तो अभी मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, चलेगी, और क्या लग रहा है आपको? हाँ, बेहतर ही होगा, कब गिरेगा नहीं। सर हमारी कौम के लिए कहा जाता है कि ये लोग सड़कों पर नहीं आते, मगर अभी रिसेंटली हमने आज़ाद कश्मीर में कुछ मामला और देखा कि बिजली और आटे की कीमतों के ख़िलाफ़ सड़कों पर आई आवाम, और 3 लोग भी जो है वो जान से गए, मगर ये कि हुकूमत को उनकी बातें माननी पड़ी। बिजली भी सस्ती हो गई, आटा भी सस्ता हो गया। तो सर ये जो एक ट्रेंड सेटर तो नहीं बन जाएगा ये मामला, हमें और जगह भी नज़र आ सकता है? मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, मुझे आज़ाद कश्मीर वाला चीज़ समझ नहीं आई। अच्छा, और अगर ये एक्चुअली रियल है, अगर ये रियल है जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है, तो फिर हमें सीरियसली होश के नाखून लेने चाहिए। समझ नहीं आई, मतलब आप किस सेंस में कह रहे हैं आप? मतलब ये हो सकता है पाकिस्तान में आप भी सरप्राइज्ड हैं? मैं ये अभी भी समझता हूँ कि हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ काम कर गई हो। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल। मगर अगर ये जेन्युइन है जो कुछ हुआ है वहां पर, तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अगर इंडिया ने कुछ, मतलब उसका अगर कुछ हाथ है तो बड़ा अलार्मिंग नहीं है? यार मेरी एक बात बताओ, पहले तो तुम हर आइटम को इंडियन क्या कहा करते थे, अब तुम इंडिया को जब मैं कह रहा हूँ इंडियन, तो कहते नहीं, इंडियन नहीं है। नहीं सर, बाकी तुम हर बम ब्लास्ट को इंडियन कहा करते थे पहले। सर पहले की बात और थी। क्यों, आप क्या हो पहले गया? तो हमने कलभूषण भी पकड़ा था उनका। यार एक कलभूषण पे कितने दिन बेचोगे यार? कलभूषण को, एक कलभूषण को कितने दिन बेचोगे यार? मैं पूछ रहा हूँ कि यार कितने दिन बेचना है उसको? मैं पूछ रहा हूँ कि दिन यार, नहीं, अब तो साल हो गए सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये क्यों डिस्काउंट कर रहे हो कि कश्मीर की कहानी कुछ और की तरफ जा नहीं रही हो? मैं तो ये परेशानी है। अच्छा, ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो। ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की रियासत की चूलें हिल गई हैं कश्मीर के वाक़यात से। देखिए, कश्मीर के वाक़यात में जो महंगाई के खिलाफ हुआ वो अलग बात है, मगर जिस तरह का वायलेंट रिलेशन आया, जिस तरह के नारे लगे, चीज़ें आई, ये पाकिस्तान के लिए, जिसे कहते हैं ना, 100 दफ़ा सोचने की बात है कि ये क्या हो रहा है, हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड। सोचने वाली बात है ना कि हज़ारों आदमी सड़क पर आ गया, काफिले चल रहे हैं, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ हैपनिंग। कल को वो इंडिया की तरफ निकल जाए, फिर क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाएं कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी सोचने की बातें हैं, हम तो सीरियस नहीं ले रहे ना। हमारा क्या तरीका है? आप एक गौर करो कि जिस दिन भी कोई पार्टी पाकिस्तान में पावर में आती है, उस दिन आगे कश्मीर गवर्नमेंट चली जाती है। बिल्कुल। क्यों? ये क्या तरीका है? तो ये मजाक बनाया ना हमने भी कश्मीरी के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए ना। मैं ये समझता हूँ, इसको देखकर मेरी सारी प्रोजेक्शन अबाउट पाकिस्तान चेंज हो गई है। मैं पहले ये समझता था कि पाकिस्तान में पब्लिक महंगाई, इकोनॉमिक इशू पर सामने नहीं आएगी, मगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर कश्मीर में जेन्युइन पोजीशन हुई है, जो कि मुझे लगता है 90% के हुई है, तो इस पोजीशन का जेलों में या मियांवाली में या बक्कर में होना मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं होगी। सही। और ये लॉन्ग टर्म अगर ऐसा होता है तो ये मुल्क के लिए अच्छा समझते हैं आप इसे? ये अच्छा ही होगा क्योंकि कौम अपने हक के लिए निकल रही है, या ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, अगर कौम निकल रही है और निकलने के बाद उसने वो नहीं किया जो श्रीलंका में हुआ था, तो फिर तो बेकार है। मतलब श्रीलंका में वो निकले और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाके तोड़ा नहीं, मगर सब घुस गए पब्लिक। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि पब्लिक निकले और प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाए और घूम फिर के वापस आ जाए, डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि पावर अवाम के पास है, बंदूक के पास नहीं है। श्रीलंका में क्या हुआ था? पब्लिक आई, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई,
उसने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्या थी? कि बंदूक की कोई पावर नहीं है। हम गए, उसे प्रेसिडेंट हाउस की ऐसी की तैसी फेरी, सबको दिखाया, कैमरे शैमरे लगाए, वापस आ गए। कोई प्रेसिडेंट को तोड़ा तो नहीं ना उन्होंने? गुस्से थे सर, कुछ जलाओ घिराव भी हुआ था, सड़कों पे हुआ था। थोड़ा बहुत हुआ ना, मगर कोई प्रेसिडेंट हाउस को नुकसान नहीं पहुंचा ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस को पब्लिक एक दफा देखकर आ जाए तो क्या बुराई है? थोड़ी ठंडी सांस ले रहे हो, परेशानी है कुछ? क्या बुराई है? अगर पब्लिक एक दफा देखकर आ गई इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट हाउस को, तो क्या बुराई है उसमें? चलें, ये सबके लिए पैगाम होगा एक कि कुव्वत अवाम के पास है, अवाम सबसे बड़ी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। कुव्वत तो अवाम के पास ही होनी चाहिए ना यार, और किसी के पास कैसे हो सकती है? और किसी के पास कैसे हो सकती है? सर कुव्वत अगर अवाम के पास है तो इस वक्त फिर शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म नहीं बनते। क्या हुआ? अगर कुव्वत अवाम के पास है तो वोट तो आपको लगता है कि नून लीग को मिला या जिसको मिला? आज ना लोहारी तो पे बगैर सिक्योरिटी तो गार्ड कुव्वत के तो अवाम के पास नहीं है ना। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब बगैर पार्टी वर्कर के, बगैर सिक्योरिटी गार्ड के आ जाए लोहारी। मैं भी चला जाता हूँ लोहारी, फिर देख लेते हैं कितने आदमी किसके साथ है। शहबाज शरीफ साहब लोहारी आ जाए, हमारा हल्का है ना, मेरा हल्का वही किशन नगर वाला है। शहबाज शरीफ साहब भी आ जाए वहाँ पे, मैं भी चला जाता हूँ, फिर देख लें किसके साथ ज़्यादा लोग हैं। आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जाएंगे? मैं किसी के फार्म से ले जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आ जाए ना, लोहारी पे आके खड़े हो जाए बगैर सिक्योरिटी के, बगैर सिक्योरिटी के और बगैर अपने कारकुनों के। हम भी देख लेते हैं कितने लोग आते हैं, आपके पीछे कितने आते हैं, हम भी देखते हैं, देख लेते ना, ये टेस्ट कर लेते ना, आ जाए। सही। अच्छा सर, जो कश्मीर में भी हम जिक्र कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर में जो हुआ, उसके बाद सर केपी के जो वज़ीर आला हैं उनका भी लबो लहजा थोड़ा सा चेंज लग रहा है। अभी उन्होंने कल परसों कहा कि कश्मीर में जो हुआ वो तुम 2 दिन नहीं संभाल सके, अगर हम निकले तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा और ये हो जाएगा, बिजली का निज़ाम मैं खुद संभाल लूँगा। उनकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और उनको चाहिए कि वो, मेरा ये व्यू है कि अपनी पोजीशन वाजे करें। केपीके के बहुत सारे पैसे निकलते हैं पंजाब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है, वो पैसे निकलवाएं बगैर बिला वजह बातें करने के खिलाफ। बिला वजह की बातें नहीं करें और सीधी सीधी बात करें कि मेरे पैसे निकलते हैं, ये मुझे पैसे दो, ख़त्म। और कंक्रीट बात करें, ये बिला वजह की भाई ये वहाँ ये निकल आएगा, वो आएगा, ये मुझे ज़्यादा आई डोंट लाइक दैट थिंग। मुझे ज़्यादा ये जज्बातियत पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। चले सर, अभी बजट आ रहा है दोबारा, IMF ने पहले ही कह दिया कि आपको बिजली गैस मज़ीद महंगी करनी होगी। तो सर क्या लग रहा है, गरीब कहाँ जाएगा सर फिर? और गरीब की बात तो छोड़ें, तो ये इंडस्ट्री के लिए कैसे काबिल कबूल होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जब बिजली की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, गैस की इतनी बढ़ जाएगी, तो वो कैसे कम्पीट करेंगे अगर थोड़ी बहुत हमारी एक्सपोर्ट हो भी रही है तो? देखिए फैसल, बदकिस्मती जो है वो ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि गरीब के लिए रोटी नहीं मिल रही। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि तालीम नहीं है। हम ये सेमिनार खेल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं। हम ये बिला वजह की चीज़ें बात कर रहे हैं। कोई खातून वो पुलिस की वर्दी पहन के पहुँच जाती है, कभी कोई वर्दी पहन जाती है। ये मजाक, ये चीज़ें ना, ये मजाक चल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने जोक बनाए हुए हैं चीज़ें, सुबह से लेके शाम तक हम बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के आर्गूमेंट सुन रहे होते हैं। जज ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। ये चीज़ें, सारी चीज़ें मुल्क को ख़राब करने के लिए हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल आज वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज़ कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था। और उस गलत फैसले को हम भुगत रहे हैं। और उस गलत फैसले, उनका फैसला हो सकता है सही हो, मगर मेरी उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी की एरोगेंस ने और उसकी इस सोच ने कि हम सुपीरियर हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और इस मुल्क को कहीं का नहीं रखा। और अब ये मुल्क किसी शरीफ आदमी के रहने के काबिल नहीं रह गया है। अब सवाल ये है कि आपने सबसे बड़ा बयान जो आपने गौर नहीं किया, और वो बयान, और उसकी अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ इस बयान के बाद, जो मोदी ने बयान दिया
कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया, उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, उसके अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए, ठीक है। उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूँगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा लें, इनके लिए बहुत है, ठीक है। ये 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग ज़बान में जो कि बूती है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तुम हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है, तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। तुम्हें इतनी भी गैरत नहीं आ रही कि तुम ये कहो कि नहीं जी हम अब हमारे पास सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास बाइज्जत नहीं है कि हम कह सके ये हमारी इज्जत के लिए चीज़ है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा लें, ये इनके लिए बेहतर है, ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली। और क्या वो गलत कह रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी बंदे ने, हमारे किसी बंदे ने उसको जवाब दिया? अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात सुने, उसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर एग्री कर रहा है कि हमारी औकात है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हाईएस्ट फ्लोटिंग वो है वीडियो। क्यों? कि हम वो बेगैरत हैं जो ये कह रहे हैं। और ये बोंगी, या जिसको आप बोंगी कह लें या जो भी कह लें, या जो भी एक्शन था, ये मेरे नाना ने किया था ना। उन्होंने दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान ऑफ किया था ना। उन्होंने बैठ के यूपी में बैठ के लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाया था ना। दिल्ली में खड़े होकर, आगरे में खड़े होकर नारा लगाते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, आगरे में खड़े होकर, ठीक है, लगाया था ना। किसके लिए? अकबर बुख्ती के लिए, शेरबाज मज़ारी के लिए, एमल वली खान के लिए? किसके लिए नारा लगाया था उन्होंने खड़े होके? जब वहां नारा लगा रहे थे वो आगरे में खड़े होके या लखनऊ में खड़े होके या दिल्ली में खड़े होके, लेके रहेंगे पाकिस्तान, किसके लिए? इनके लिए, ये जो यहाँ जो बैठे हुए हैं जरदारी साहब के लिए लेके रहेंगे पाकिस्तान। किसके लिए? आपने किया क्या? आपने नारे लगाकर जिनको हिंदू रोजाना सुबह लत्तर मारते थे, जिनकी 74% जमीनें हिंदुओं के पास गिरवी थी, उनको आजाद करा दिया। ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री, है या नहीं है? ये है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर आपको क्या तो आप क्यों कहते हो ये? अच्छा, अगर आज आपको मौका मिले दोबारा से और आपके पास ये चॉइस हो कि आप इंडिया में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में आना चाहेंगे, तो अगर आज एक कन्फेडरेशन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया की, तो आई विल लव इट। आप इंडिया जाएंगे? नहीं, अब तो इंडिया नहीं जा सकते ना यार। देखिए 70-80 साल बहुत हो गए ना, 70-80 साल बहुत हो गए। मगर मेरे लिए पर्सनली आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिल्ली देन पेशावर। आज भी टुडे। कराची की बात कर रहे हैं ना आप, तो कराची में यार मैं कह रहा हूं मेरे लिए, मैं लाहौर रहा हूं 20 साल, आज भी लाहौर वाले के लिए अमृतसर मोर कंफर्टेबल है देन पेशावर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि सिर्फ वो आदमी एक होता है जिसका खाना और गाना एक हो। समझ आई बात? मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका खाना और गाना एक होता है वो एक होता है। मैं आज भी कराची का मेहमान इज मोर कंफर्टेबल इन बॉम्बे देन पेशावर और लाहौर। तुम्हें परेशानी, तुम्हारी तकलीफ क्या है? ये तुमने नई जो लाइन शुरू हुई है, ये कैसे? कोयटा में मेरा क्या कॉमनलिटी है? ना जबान मिलती है, ना मौसम मिलता है, क्या मेरा कॉमन है? मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को खत्म कर दो, मगर मैं ये कह रहा हूं ये तुमने लाइन जो खड़ी, ये अननेचुरल लाइन खींची है, इस लाइन के आसपास मतलब शीशा तो लगा दो। आज मैं सीरियसली तुम्हें कह रहा हूं, मैंने मिसाल बताई, तुम्हें शायद वाकया बताया था, मैंने नहीं बताया। मैं साफा का प्रेसिडेंट था, साउथ एशियन फेडरेशन अकाउंटेंट का। मेरा ऑफिस दिल्ली में था। मैं एक दिन दिल्ली में बैठा हुआ अपने ऑफिस में, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट को कहा तो मेरे साथ खाने पे चलो दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था वो। मैं उसको ओल्ड दिल्ली में रेस्टोरेंट में ले गया। मुझे कहता है सर साहब ये कौन सी जगह है? मैंने कहा यार तुम्हारा शहर है, मैं तो कराची से आया हूं। उसने कहा सर मैं तो ये रेस्टोरेंट कभी देखा ही नहीं, ये तो लगता है कि आप इतना यहाँ गोश्त बिक रहा है, जैसा लगता है जैसे ये तो कोई बस रोड है।
मैंने कहा सर ये हमारा शहर है ना, हमारे बड़ों का शहर है, इतना वहाँ गोश्त बिकता है, करीम के होटल, उसका नाम है करीम का होटल इन द ओल्ड सिटी दिल्ली। उसने कहा यार ये कौन सी जगह है? मैं आपको यकीन से कहता हूँ he was feeling uncomfortable in that hotel and I was sitting, जैसे मेरा अपना घर है, क्योंकि जितने बहरे थे सब मुसलमान थे, गोश्त चल रहा था, तक्के चल रहे थे और चीज़ें चल रही थी। वो बेचारा परेशान हो रहा था कि यार मैं किधर आ गया, इधर ये कौन सी जगह पर आ गया मुसलमानों के इलाके में। मैं ये रियल लाइफ था, उसका नाम था वेद जैन। उसने मुझे कहा शब्बर साहब ये मुझे कहाँ ले आए? मैंने कहा यार वेद जैन तू 70 साल से यहाँ शहर में रहता है, मैं तो 6 दिन के लिए आया हूँ। तो कहता है कि क्या आप लोगों का क्या नेटवर्क है? मैंने कहा नेटवर्क नहीं, ये हमारा इलाका है। मैंने कहा यार ये हमारा इलाका है, ये बंदा मुझसे पंगेबाजी कर ही नहीं सकता, ये मेरे 4 नस्लों से जानता है मुझे। आप सोच नहीं सकते, आप आज भी चले जाएं मोहम्मद अली स्ट्रीट, क्रेफोर्ड मार्केट, बॉम्बे, आफ्टर ड्यूरिंग द अफ्तारी टाइम, अफ्तारी के टाइम पे जाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मक्का मदीना में बैठे हैं। ये तो आप लोगों की कहानी है कि जी ये हो गया, मोदी आ गया, बर्बा दिया, ये सब हो गया, ये सारी आपकी कहानी है। आप तो कभी इंडिया गए ही नहीं, आपको क्या पता इंडिया में क्या होता है। मैं बता रहा हूं कि मैं दिल्ली में जब बैठता हूं तो दिल्ली वाले मेरे साथ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी 4 नस्लें दिल्ली में रही है, 4 नस्लों से हम दिल्ली में रहते थे, ठीक है, हमारी खबरें हैं वहां पर। तो हम ये सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई इन कबाइलियों के साथ हमने जो दोस्ती की थी वो इस बुनियाद पे की थी कि ये कबाइलियों को हम तहजीब याफ्ता बनाएंगे, मगर इन्होंने आके बिलावल चौरंगी में फिर कबाइली अड्डा बना दिया। हम तो इसलिए आए थे कि इन कबाइलियों को सही तरह कल्चर बनाएं। सही। चलें सर आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि हमारा सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त हमारी जेब पर, वो हमारे कर्ज़ों पर जो सूद जाता है, वो एक बड़ी टेंशन बनी हुई है। क्या होता है? कर्ज़ों पर जो हमारा सूद जाता है वो सबसे बड़ा हमारी इस वक्त टेंशन है। तो सर IMF ने भी कहा है कि अगर हमने इकॉनमी बेहतर करनी है तो हमें अपने अखराजात गवर्नमेंट को अपने कम करने होंगे। तो सर टैक्स हम जमा करते नहीं हैं, क्या अखराजात कम हो सकते हैं? आपके ख्याल में कहाँ कट लगाया जा सकता है? यार इसमें ना एक बड़ा, मैं बिफोर वैसे ग्लाइडेड रोड में से एक जोक सुनाता हूँ पहले। वो एक, मैं जब लाहौर में था तो वो एक बंदा था, तो उसने मुझे कहा कि गुजरांवाले में कोई है, पता नहीं कोई कहीं पे, उसने कहा जब कोई बंदा लोन लेता है ना, कर्जा लेता है, तो उसकी एंट्री लोन नहीं करता। अच्छा। उसकी एंट्री करता है इनकम। उसने कहा इनकम क्यों करता है? उसने कहा वापस थोड़ी करना है। तो यार तुम्हें ये कहाँ से तुम्हें ये आइडिया आ गया कि हमें कर्ज वापस करना है? तो सर उसका हमें कर्ज वापस नहीं करना। सूद तो जा रहा है ना सर, वो अच्छा, तो देते हैं, वो तो हम अदा करते हैं। अब आ जाए सूद पर। अब सूद की पाकिस्तानी कर्जे की 2 शक्लें हैं। एक कर्जा की शक्ल है जो कि फॉरेन डेट है, एक है लोकल डेट। लोकल डेट में हमारा कर्जा इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे बस का काम नहीं है अब, ठीक है। इसको लोकल डेट ट्रैप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी बोंगी हमने खुद मारी है। मेरा ज़ाती व्यू है कि हम लोकल डेट का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते कभी भी। अच्छा। और हमें लोकल डेट का डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सर डायरेक्टली इदारों को हिट नहीं करेगा हमारे? कौन सा इदारा दिया? किसने है? बैंकों से लेती है बैंकों। टी बिल्स नहीं, बैंकों ने लिए ना टी बिल। हाँ। तो बैंकों की टी बिल को अगर हमें 10 रुपए देने हैं तो हम उनको बुलाएंगे, मेरे प्रेसिडेंट को, हम बोलेंगे 5 रुपए लेने तो लो, नहीं तो जाओ घर। देखिए लोकल, मैं तो खुद कभी नहीं चाहता कि लोकल बैंक का डिफॉल्ट हो। वो एक हमारे मौलवी साहब इकोनॉमिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बड़े अच्छे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, नाम फॉरगॉटन द नेम, वेरी एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट। वो तो अरसे से लिख रहे हैं इस बात के ऊपर कि भाई लोकल डेट डिफॉल्ट करो, लोकल डेट डिफॉल्ट करो, ये नहीं चल सकता। तो मैं तो खुद नहीं चाहता लोकल डेट डिफॉल्ट हो। बैंक तो कोलैप्स हो जाएंगे फिर। ये जो आप कह रहे हैं, देखेंगे ना कोलैप्स कितने होते हैं यार, वो संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब लोकल डेट डिफॉल्ट तो होना है सर, आज नहीं हो तो कल होगा। इसका कोई हल नहीं है? आप बता दें, डेफर कर लें थोड़ा। ये भी हो सकता है कि हम उन्हें कहें कि यार आज का इंटरेस्ट 5 साल बाद ले लेना, ये भी हो सकता है। वो तो बात तो एक ही है ना यार। हम ये कह सकते हैं बैंकों को यार तुम्हारे पास 500 बिलियन का इंटरेस्ट आ रहा है ना, तुम अगले साल ले लेना। ये करना पड़ेगा हमें यार। IMF ने घाना में करवाया है ये। IMF ने घाना में ये करवाया है ये काम। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मगर मैं ये बता रहा हूं कि ये जो लोकल डेट की कहानी है वो इतनी बड़ी हो गई है कि ये अब हमारे बस से बाहर हो गई है। और ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये इंटरेस्ट रेट
22% पर और 20% पे क्यों हो गया, ये एक अलग कहानी है। सर, हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर हम बात करते रहते हैं। सर, अब इस मामले में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल में भी थोड़ी दूरी आ रही है। पहले अमेरिका ने बयान दिया कि अगर इसराइल ने राफे पर हमला किया तो हम उसे असले की सप्लाई बंद कर देंगे। फिर इसराइल ने जवाबन कहा कि भाई हमारे मफादात हैं, जहाँ पर भी हमें लगेगा हम कुछ भी करेंगे। तो सर, ये क्या चल रहा है दोनों के बीच में? क्या वाकई दूरी आ रही है, ये सिर्फ दिखाने का है कुछ? मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ये उस तरह है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और अभी ये किताब आई है, उसका नाम है होप एंड डिस्पेयर। उसमें ये लिखा है, वो इसराइल के बारे में है, उसमें यही बात लिखी है कि अमेरिका इसराइल के साथ डिसएंगेज हो रहा है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा कि ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ था ये हमास की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हुआ था। PLO वापस आ जाएगी और इसराइल के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, और जो हमारे जज्बाती मुल्क हैं इंक्लूडिंग ईरान, वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और ये मिडल ईस्ट की कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मेरा ये व्यू है। तो और ये जो अमेरिका 300 मिसाइल जो मारे थे ईरान ने, फिर उन्होंने एक मारा था, अब क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, अब क्या हुआ? तो ठंडा है मामला। आप तो बड़े जज्बाती थे ना उस वक्त, अब क्या हुआ? मुसलमान एकदम ठंडे क्यों हो गए? अब क्यों नहीं हुआ? आप लोग स्कार्फ पहन के फिर रहे होते। क्या अब बच्चे नहीं मर रहे गजा में? अब क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये कहने का है कि कुछ और खेल है जो हमें समझ नहीं आ रही। इसराइल और अमेरिका के बीच जो चल रहा है, इसराइल अमेरिका के बीच में नहीं है, इसराइल की एग्जिस्टेंस के बारे में है। देखिए, सवाल मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, सवाल इसराइल की फ़लस्तीन के झगड़े का नहीं है। सवाल ये है कि क्या इसराइल दुनिया के नक्शे पे रहेगा या नहीं रहेगा? आप बताएं, क्या सवाल आपके ख्याल में, रहेगा या नहीं रहेगा? अगले 50 साल बाद इसराइल नक्शे पर होगा या नहीं होगा? सवाल ये है। जो ईरान का सोच है और जो लोगों का सोच है, गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, वो सोच है कि इसराइल नक्शे पे नहीं रहेगा। ये सोच है ना, मगर मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा, रहेगा। सही है। और ये जो अभी इसराइल और अमेरिका के बीच में बज़ाहिर लग रहा है कि वो टेंशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इसराइल अमेरिका के बीच में टेंशन ऐसी होती है, सास बहू का झगड़ा होता है कभी कभी। अच्छा, मतलब हो नहीं सकती टेंशन, इसलिए नहीं हो सकती कि इसराइल जो है वो अमेरिका के इंटेलेक्चुअल्स की प्रोडक्ट है, वो उनके प्रोफेसरों की और उनके इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके कैपिटलिस्ट की प्रोडक्ट है। वो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रोडक्ट नहीं है, उसको किसी स्टेट डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया है। वो तो अमेरिकन के पॉलिटिशियन को सीरियस लेते भी नहीं है। इसराइल इज अ ज्यू प्रोडक्ट सर, इसराइल इज नॉट अ स्टेट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट। इंडिया ने ईरान की बंदर का चाबहार का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया है, माहदे के तहत 10 साल के लिए उनको मिल गया। तो अमेरिका ने भी धमकी दी कि अगर कोई ईरान से मुआहदा करेगा तो उसको पाबंदियां लग सकती हैं। जी, फिर क्या हुआ? और इंडिया भी इसको कोई खातिर में नहीं लाया। तो सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरह की करेज दिखाई है, हम भी दिखा सकते हैं किसी मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, ये तो हाथी और चूटी का मुकाबला है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि अमेरिकन अब इंडिया से झगड़ा नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन के बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों का जो IT है वो इंडिया से रिलेट करता है, और अमेरिका एक वक्त में दो दुश्मन नहीं बना सकता। एक 1.4 बिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, और 1.4 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। तो अमेरिकन कैन दे अफोर्ड टू मेक टू एनिमीज वन टाइम, चाइना एंड इंडिया। तो अमेरिका जो मर्जी कर ले वो इंडिया के साथ चलेगा, और चलना चाहिए उनको, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन इकोनॉमी पे, सोसाइटी पर। तो वो जो हल्का फुल्का छोटा मोटा गैलरी के लिए ड्रामा होता है वो चल रहा होगा, दैट्स ऑल। और ये हमारे लिए कैसा है कि चाबहार पर आके बैठ गया है, इससे हमारे गवादर पर असर नहीं होगा? देखिए, पहली बात आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ग्वादर चला सके? 10-12 साल से लगे ना ग्वादर पर, क्या आप चला सके? मुझे ईमानदारी से बताइए। वो रिजल्ट तो नहीं आए सर, नहीं हो सके ना, जो हम सोच के बैठे थे। अच्छा, दूसरी बात आप ये बताएं कि क्या आप ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप स्टिल टेंस नहीं है?
बिल्कुल। तो फिर आप किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि आप चाबहार को बंद कर दें या चीज़ें बंद कर दें? तो अब मैंने कहा ना कि अब सारा मसला इस बात पर है सर, मैंने आपको पहले मेरी बात को समझे, सारा मसला इस बात पर है कि अब आप इंडिया के कितने सब्सिडेंट होते हैं, सवाल इस पर नहीं है सब्सिडेंट, अब सवाल इस पर है कि सब्सिडेंट कितने होते हैं, सवाल इस बात के ऊपर है। तो मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये दिल्ली वाला ऑफिस हमारे हवाले करें, हम जाके थोड़ा बहुत उनको हैंडल कर सकते हैं, ये आपके बस का काम नहीं है, ये आपके बस का काम नहीं है, ये हमारे हवाले कर दें, हम जाकर उनको थोड़ा बहुत हैंडल कर लेंगे। इंडिया इज नाउ आउट ऑफ योर कंट्रोल, इंडिया नहीं हो सकता आपके काबू में। अब 6% की ग्रोथ चल रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था, दुनिया में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज आफ्टर अमेरिका इज इंडिया। सर कश्मीर की बात कर लेते हैं कुछ। आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद ये कश्मीर में पहला इलेक्शन था और मोदी के लिए बड़ा इम्तिहान भी था। मोदी ने तो अपना उम्मीदवारी खड़े नहीं किए डिफीट के डर से। तो सर बाकी जो सुना है कि वहाँ पे टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, ये क्या कहानी है सर? टर्नआउट देखिए मेरी बात सुने, मैंने जो प्रोग्राम 3-4 प्रोग्राम किए आपके साथ, उसमें मैंने बताया मेरे ज़ाती व्यू में आर्टिकल 370 मोदी की गलती है, ठीक है। अब मोदी ने वो लोग जो कि एंटी पाकिस्तान थे और प्रो इंडिया थे, उनको आर्टिकल 370 के बाद मुत्तहद कर दिया। तो अब इस वक्त 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पे, एक मुफ्ती वाली पार्टी है और एक अब्दुल्ला की पार्टी है, दोनों आर्टिकल 370 की फेवर में बात कर रहे हैं। तो मोदी ने तो ये साबित कर दिया कि भाई मेरी पार्टी तो इस काबिल भी नहीं है कि आर्टिकल 370 के बाद अंदर दाखिल भी हो सके। तो ये पोजीशन है। अब मगर ये पोजीशन भी बड़ी क्लियर है कि अब्दुल्ला की पार्टी हो या मुफ्ती की पार्टी हो, अब उनका पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। अब वो किस्सा खत्म हो गया कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये स्टोरी मंसूरे में दफन हो गई। अच्छा, मंसूरे में दफन हो गई है, ठीक है ना। ये इसको दफन कर दिया गया मंसूरे में, मियां तुफैल अहमद फकीरात, ठीक है ना। अब ये बनेगा पाकिस्तान, ये किस्सा खत्म हो गया। अब रह गया, अब इशू ये है कि क्या जो बंदे कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आर्टिकल 370 के अंदर रह के इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, आर्टिकल 370 के बगैर इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, या एक आज़ाद स्टेट बनाना चाहते हैं। ये 3 ऑप्शन उनके पास होंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट, आर्टिकल 370 और लाइक अ स्टेट ऑफ इंडिया। मुझे मोदी ने स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया है, अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव आज़ाद कश्मीर है। मेरे हिसाब से इसका इलाज जो है वो आर्टिकल 370 में रहते हुए है। क्या? और अब उनका ये हाल हो गया इंडिया वालों का कि उन्होंने एक फिल्म बना दी आर्टिकल 370, नेटफ्लिक्स पे चला दी, और उन्होंने नेटफ्लिक्स पे चला के उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये ड्राफ्ट ही गलत था। आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। वो तो क्लासिक फिल्म है ना। उन्होंने ये आर्टिकल में ये साबित किया है कि जो आर्टिकल 370 था ना, ये तो लीगली गलत ड्राफ्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, आप देखें, वो तो मतलब उन्होंने तो फिल्म इज हिलेरियस, मतलब फिल्म इज हिलेरियस। वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है ये तो होना ही चाहिए था, ये लीगली उन्होंने साबित किया कि वज़ीर आज़म हाउस पे नहीं थी डॉक्यूमेंट, और कई लाइब्रेरी में थी और आर्काइव से निकाल के लाए, 2 हीरो गए और हीरोइन गई और कागज़ निकाल के ले आया कि ये आर्टिकल 370 गलत है। खैर वो एक लंबी कहानी है, बट इसका मतलब ये है कि उनके नर्व्स पे आर्टिकल 370 सवार हो गया है। सही है, ठीक है ना। अब मैं इंडिया के फेवर में हूँ इस सेंस में कि हमें उनसे एडमायरेशन लेनी चाहिए। आपने 3 दिन पहले अखबार में खबर पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, IMF ने कहा कि आप टैक्स की पॉलिसी के बारे के सिलसिले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करें। अच्छा, तो हमने ये मुल्क ये सुनने के लिए बनाया था। IMF तजवीज़ दे रहा है, हमें तजवीज़ दे रहा है, सही कह रहे वो। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर अब किस बात के लिए बाकी रह गए? फिर ये परेड क्यों करते थे हम बैठ के? फिर अगर इंडिया से टैक्स पॉलिसी लेनी है, मैं तो एग्री करता हूं लेनी चाहिए, पर हम तो यही कह रहे थे ना कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम सॉवरेन हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चाबहार में वो जाके बैठे हैं, कश्मीर में आर्टिकल 370 उन्होंने गायब कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, अपने कश्मीर को संभाले नहीं पड़ता, हमसे संभलता। यार मैं ये बार बार तुम्हें फैसला ये कह रहा हूँ, तुम लोग पाकिस्तान की इस वक्त नाजुक हालात को अंदाज़ा नहीं कर रहे। मैं तो परेशान रहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट
इतने परेशानी में कभी नहीं आई जितनी आज है। आप देखें ना क्या आपके आसपास क्या हो रहा है, इस इकोनॉमी चल नहीं रही। आप ये कह रहे हैं कि MBS का दौरा 2 दफा कैंसिल हो गया, आपके वजीर खारजा ने कहा था वो आ रहे हैं, याद है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद आप चाबहार में इंडियन आके बैठ गए, आज़ाद कश्मीर में वो लोग सड़कों नहीं, एहतजाज छोटा वर्ड, काफिलों की शक्ल में मुजफ्फराबाद आके इकट्ठे हो गए।